जो बात कर रहे हैं शिक्षण विधियों की विधिवत जो शुरुआत कर रहे हैं, शिक्षण विधियों की जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी बेसिक चीजें आपको सामना करना पड़ता है जो प्रत्येक सब्जेक्ट में लगभग सेम है। जैसे कि आपका पहली चीज आ रही शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो सब में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड अलग अलग विषय में परिस्थितियों के अनुसार, बच्चे की आयु के अनुसार, बच्चे की कक्षा स्तर के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार प्रयोग करता है। विषय वस्तु, कक्षा का स्तर, बच्चे की आयु का स्तर और बच्चे का जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, पर आगे पढ़ेंगे, उसका भी ध्यान बच्चे का रखा जाता है। अब देखिए, जब मैं शिक्षण सूत्रों की जानकारी करता हूं तो शिक्षण जो सूत्र है वो शिक्षण और अधिगम के लिए आवश्यक, एक शिक्षक के लिए तो आवश्यक है ही सही, लेकिन शिक्षण के लिए जरूरी है और अधिगम करवाने के लिए मैं शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करूंगा। जब मैं शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करता हूं तो मैं जो विषय वस्तु प्रयोग में करना चाह रहा हूं, बच्चे को देना चाह रहा हूं, उसमें मुझे सुविधा मिलेगी, मेरा बच्चा ज्यादा सीख के जाएगा, मेरा जो शिक्षण है मेरे द्वारा करवाया गया वो प्रभावी रहेगा, क्योंकि वो परिणाम देगा। प्रभावी शिक्षण वही है जो अंतिम परिणाम दे, स्थायी परिणाम दे। अब देखो, जब हम शिक्षण सूत्रों की बात करते हैं तो एक शिक्षण सूत्र आता है आपके पास ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से नॉन टू अननोन। जिस चीज को बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जानता है, बच्चा प्रत्यक्ष रूप से जानता है और कुछ चीजों के बारे में वो नहीं जानता है, मतलब कुछ चीजों का तो बच्चे को पहले से ही ज्ञान होता है, कुछ चीजों का तो बच्चे को पहले से ही ज्ञान होता है, लेकिन वो बच्चा एक खुली किताब के समान है, उसे पूरी दुनिया की जानकारी नहीं होती है। जब हम अध्ययन करवाते हैं तो बच्चे को नवीन नवीन जानकारियां प्रदान करते हैं। तो जब मैंने कोई भी लेसन चालू किया तो बच्चा बहुत सारी चीजों से क्या था, ज्ञात था, बहुत सारी चीजों को बच्चा जानता था, उसे पूर्व ज्ञान था। मुझे बच्चे को पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर कौन सा ज्ञान देना था, नवीन ज्ञान देना था। कौन सा ज्ञान देना था, नवीन ज्ञान देना था। अब देखो, जब पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नवीन ज्ञान दिया जाता है तो वो शिक्षण का जो फॉर्मूला है कहलाता है ज्ञात से। अब देखो, मेरे पास कक्षा 6 बैठी हुई है, मैं उनको विज्ञान विषय पढ़ा रहा हूं, विषय और भी हो सकता है, सब विषयों में फॉर्मूला लागू होता है, लेकिन मैं विज्ञान का टीचर हूं या फिर मैं पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता हूं, कक्षा 3 के बच्चे को पढ़ा रहा हूं। वहां पे उनके पास एक लेसन आ गया संतुलित आहार। क्या नाम आ गया, संतुलित आहार। जब मुझे पढ़ाना था तो बच्चा इस चीज से ज्यादा जानकारी नहीं रखना था, मुझे बच्चे को लेसन चालू करना था, मुझे बहुत इजी वे बच्चे को समझाना था कि संतुलित आहार क्या होता है, मतलब विषय वस्तु क्या थी, संतुलित आहार। शिक्षण करवाए जाने वाली विषय वस्तु पहले निर्धारित थी, पाठ्यक्रम का भाग था। अब मैं एक शिक्षक हूं, मेरे सामने राम बेटा है, श्याम बेटा है, मोहनी बेटी है, सोनी बेटी है, XYZ करके क्लास में 30-40 बच्चे बैठे हैं, कक्षा 6। जब मुझे ऐसा करना था तो मैंने राम को भी खड़ा किया, श्याम को भी खड़ा किया, मोहनी को भी मैंने खड़ा किया, दिव्यांशी को भी मैंने खड़ा किया, सबसे पूछा बेटा आज क्या खा के आए हो। किसी ने कहा सर दाल रोटी, किसी ने कहा सर आलू रोटी, किसी ने कहा सर दही रोटी, किसी ने कहा सर अंडा रोटी, किसी ने कहा सर दूध पी के ही आया हूं, कोई कहता है चावल खा के आया हूं, कोई कहता है, अलग अलग बच्चे मुझे नाम बताएंगे। जैसे जैसे बच्चे नाम बताते गए मैंने उनको एक तरफ लिख दिया कि बच्चे ये चीजें खा पी कर आए। इट मीन्स इन चीजों के बारे में तो बच्चा ज्ञान रखता है कि ये चीजें आदमी दैनिक जीवन में खाने में प्रयोग करता है। अब मुझे पाठ की शुरुआत करनी थी, पाठ मुझे क्या पढ़ाना था, संतुलित आहार। तो कोई भी चीज हम खा रहे हैं उसे किसी न किसी रूप में अगर पान कर रहे हैं या खा रहे हैं तो वो एक आहार कहलाएगा। तो गुरुजी को बताना है कि संतुलित आहार, जैसे कि बेटा रोज ही दाल या फिर दाल ही दाल दोनों टाइम, इसकी एक मात्रा निश्चित होनी चाहिए। जैसे हरी सब्जियां हुई आपके विटामिन की कुछ पूर्ति करती है, कुछ विटामिन की करती है, कुछ प्रोटीन की करती है, अलग अलग चीजें अलग अलग पूर्ति करती है। जैसे घी वगैरह आप खाते हो तो अलग मात्रा की पूर्ति करेगा। तो आपको बच्चे को संतुलित आहार बताना था, आपने क्या किया, अब आपकी
पे जो विषय वस्तु पढ़ाई जानी थी, संतुलित आहार का चार्ट दूसरी तरफ, बच्चे की खाई पी जाने वाली चीज एक तरफ, वो चीजें वहां पे लगभग सेम मैच कर जाएगी संतुलित आहार से। किसकी? जो बच्चा खा पी के आया है। एक लिस्ट तो कौन सी थी? जो बच्चा खा पी के आया है। दूसरी, आपको जो विषय वस्तु पढ़ानी थी उसमें भी आपके जो बुक है उसमें बिल्कुल डायग्राम दे रखा है। डायग्राम में आपके पास पूरी की पूरी लिस्ट है। उस लिस्ट को आपने समझाया कि बेटा वो प्रतिदिन आपको दाल 50 ग्राम यूज करनी है, बेटा वो आपको प्रतिदिन 100 ग्राम दूध पीना है, बेटा वो आपको इतना ये चीज यूज करनी चाहिए, इतना गुड़ यूज करना चाहिए, इतनी दाल, इतना पालक। इस प्रकार से आपकी जो डाइट होगी बैलेंस होगी। बच्चे को बिना पेन कॉपी उठाए क्लास में क्या हो गया? याद हो गया। फिर मैंने उसे लिखा दी बड़ा संतुलित आहार की परिभाषा। तो ये संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार में कौन कौन सी चीजें पूरी होगी? विटामिन ए के स्रोत कौन है, विटामिन बी के स्रोत कौन है, विटामिन सी के स्रोत कौन है? बच्चा सीख गया, बच्चा सीख गया, मेरा शिक्षण कैसा बन गया? प्रभावी बन गया। तो मैंने बच्चे को क्या पूछा था? वो खा पी क्या आया, वो चीजें तो कौन सी? पूर्व ज्ञान। मैंने उसको संतुलित आहार समझाना था, मैंने शब्दों को सही सेट किया, वहां विटामिन प्रोटीन की उसको बात बताई, उसको मात्रा की बात बताते ही मेरा कौन सा लेसन पूरा हो गया? संतुलित आहार। मैंने कौन सा शिक्षण सूत्र यूज किया? ज्ञान से अज्ञात की ओर। दूसरा शिक्षण सूत्र कि जब आप किसी बच्चे को अधिगम करवाते हो तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि बच्चा सरल चीजों को तो जानता हो, या फिर आप उसे सरल चीजों से चालू करो और बच्चे को आप कठिनता की ओर लेके जाओ। सरल से किस ओर? कठिनता की ओर। जैसे सरल से कठिनता की ओर बात करूं, कक्षा 3 से ही आजकल संज्ञा वाला जो है व्याकरण का टॉपिक, वो कक्षा 3 से ही चालू है सरकारी विद्यालयों में भी। अब मुझे पहले बच्चे को सिखाना था संज्ञा। क्या सिखाना था? तो संज्ञा बच्चे को बताया कि बेटा आपको चारों ओर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है। बच्चे ने बता दी चीजें कि सर मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, सर मुझे विद्यालय भवन दिखाई दे रहा है, सर मुझे वो गीता आंटी दिखाई दे रही है, सर मुझे वो फलाने अंकल दिखाई दे रहे। बच्चे ने बता दिया जो उसने देखा। फिर मैंने कहा कि बेटा इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कार्य, गुण, अवस्था आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। बच्चे को छांटी गई, बातों को छांट के उनको बताई गई। जब बच्चे को मैंने ऐसा कह दिया तो मैंने संज्ञा याद करा दी क्लासरूम में बैठे बैठे। लेकिन जब मैंने बताया कि हिंदी में संज्ञा के भेद होते हैं बेटा, 3 संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं बेटाओ। 3 में ये देखो बेटाओ, आपको नाम दिखाई दे रहा है राम का, ये किसी व्यक्ति का नाम होने के कारण कौन सी संज्ञा हो गई बेटाओ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फिर मैंने कहा बेटाओ ये क्या है? लड़का। क्या लिखा हुआ है? तो बेटा लड़के तो एक से अधिक हो सकते हैं ना। मैं लड़का राम को भी बोलूंगा, मैं लड़का श्याम को भी बोलूंगा, मैं लड़का मोहन को भी बोलूंगा। बेटा ये एक जाति का सूचक है। किसका सूचक है ये? तो फिर मैंने कह दिया बच्चे को कि बेटा ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार जब मैंने बात को प्रेजेंट किया तो बच्चे को मैंने पहले संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी दी, फिर मैंने बच्चे को संज्ञा के भेद बताते हुए उदाहरण दे दिए। इट मीन्स मैंने जो शिक्षण का सूत्र याद किया वो शिक्षण का सूत्र कौन सा था? क्योंकि बच्चे को मैंने पहले बताया कह गए। 5वीं कक्षा तक बच्चे को आप यही बताते हो ये स्वर है, ये व्यंजन है। उसको आप किताब पढ़ने तक का ज्ञान करवाते हो। क्या आप बच्चों को वो स्वर व्यंजन करवाते हो? क्या उनका प्रयोग के आधार पे या अर्थ के आधार पे उनको समझाते हो? क्या आप बताते हो कि भाई होठों से तो बेटा ये बोले जाएंगे, जीभ से ये बोले जाएंगे, ताल से ये बोले जाएंगे, ऐसा बताते हो? क्या नहीं बताते हो। जैसे जैसे बच्चा बड़ी कक्षा में जाएगा आप उसके स्तर को बढ़ाते हुए किससे किस ओर लेके जाओगे? सरलता से कठिनता की ओर। आया क्या समझने में? कॉपी में छपा या दिल में छपा? दिल में छपना चाहिए, कॉपी में तो दुनिया की छप रहा है ना। ये दोनों के दोनों आगे समझने में आगे करेंगे बर्बाद।